You are watching Slime Recap. तो इमॉर्टल वहीं पर स्नेकी को इमॉर्टल आर्ट सिखाने का फैसला करता है। वह उसे आराम से रिलैक्स करने के लिए कहता है और फिर अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे ऐसे प्यार से सहलाने लगता है जैसे कोई अच्छे बच्चे को दुलार रहा हो। स्नेकी को भी कंफर्टेबल फील होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पूरे शरीर की टेंशन धीरे धीरे खत्म हो रही हो। लेकिन तभी आता है असली प्लॉट ट्विस्ट। अचानक इमॉर्टल जोर जोर से हंसने लगता है और उसका हाथ डिमोनिक रूप ले लेता है। वो सीधे स्नेकी की पूरी ची अब्जॉर्ब करने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि स्नेकी इतनी आसानी से उसके इल्यूजन में फंस गया। वो स्नेकी की प्योर और रिफाइंड ची को आराम से अब्जॉर्ब करते हुए काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी गाइस आता है प्लॉट ट्विस्ट नंबर 2। अचानक वह स्नेकी की और ची खींच ही नहीं पाता, बल्कि सिचुएशन पूरी तरह उल्टी हो जाती है। अब स्नेकी उसकी ची ड्रेन करने लगता है। फेक इमॉर्टल की हालत तुरंत खराब हो जाती है। वह सोचने लगता है कि कहीं स्नेकी के शरीर के अंदर कोई क्रेजी सील तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्नेकी को अपनी इनर वर्ल्ड के अंदर महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपनी आंखें खोलता है और सामने ग्रेट कैंडल ड्रैगन को खड़ा देखता है। ड्रैगन उसे एक गहरी बात समझाता है कि इल्यूजन्स अक्सर बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा ग्रीड छिपी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन इल्यूजन्स को तोड़ने की ताकत भी सिर्फ स्नेकी के अंदर ही है। स्नेकी को समझ आता है कि वो इतने समय से एक तरह के जंजुत्सु में फंसा हुआ था और सामने वाला इमॉर्टल असल में फेक है। वो कैंडल ड्रैगन को समय पर वार्निंग देने के लिए थैंक्स करता है, जिसके बाद ड्रैगन फिर उसकी इनर स्पेस में उसे अकेला छोड़ देता है। उधर रियल वर्ल्ड में फेक इमॉर्टल नोटिस करता है कि स्नेकी सच में जागने लगा है। ये देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस खास इल्यूजन से एक मिड फाउंडेशन कल्टीवेटर का बाहर निकलना भी लगभग इम्पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन स्नेकी तो अभी सिर्फ अर्ली फाउंडेशन स्टेज में होते हुए भी इस इल्यूजन को तोड़ रहा है। स्नेकी पूरी तरह होश में आते ही उस आदमी से पूछता है कि वो असल में कौन है और उसके साथ ये सब करने की कोशिश क्यों कर रहा है। इमॉर्टल अभी भी अपना पूरा फेक एक्ट बनाए रखने की कोशिश करता है और अपने वर्ड्स को घुमा फिराकर सवाल से बचने लगता है। लेकिन स्नेकी अब बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आने वाला। वह इम्पेशेंट होकर सीधे उस जमीन पर अटैक कर देता है जहां वह आदमी खड़ा होता है और साफ कहता है कि उसे अभी के अभी आंसर्स चाहिए। तभी स्नेकी नोटिस करता है कि जमीन भी असली नहीं है, पूरा ग्राउंड इल्यूजन था और उसके नीचे ब्लड रेड रिवर्स बह रही होती हैं। अब स्नेकी को समझ आता है कि उसके साथ कितनी बुरी तरह ट्रिक किया गया था। वह बिना समय गंवाए स्पिरिट ब्रेकिंग नीडल्स उस आदमी की तरफ लॉन्च कर देता है। मंक किसी समन्ड एनिमल को बीच में लाकर उसे मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और अटैक से बच जाता है। इसके बाद भी वो अपना होलियर देन दाओ वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ता और स्नेकी से कहता है कि उसे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो स्नेकी को वार्निंग देता है कि शांत हो जाए, वरना वो पूरे पीच ब्लॉसम पैराडाइज को अपना दुश्मन बना बैठेगा। लेकिन हमारा क्यूट सा स्नेकी अब दूसरी बार इस ड्रामा में फंसने वाला नहीं है। वह सीधे अपना सोल डिवॉरिंग बैनर निकाल लेता है। उस आदमी की आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसे देखकर ही समझ आ जाता है कि उसने ये ट्रेजर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी हाई टियर ट्रेजर को देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। स्नेकी भी साफ बता देता है कि अब वो उसके इस नकली पैराडाइज को टुकड़ों में तोड़ने वाला है। स्नेकी बैनर को एक बार घुमाता है और पूरा इल्यूजन चकनाचूर हो जाता है। आखिरकार असली रियलिटी सामने आती है और ऑनेस्टली रियलिटी काफी डार्क है। स्नेकी खुद को एक गीली और अंधेरी केव में खड़ा पाता है जहां वो आदमी भी मौजूद है, लेकिन उनके चारों तरफ इंसानों की हड्डियों के बहुत बड़े बड़े ढेर पड़े होते हैं। ये पूरा हॉरर सीन देखकर स्नेकी सोचता है कि सामने वाला सच में इंसान है भी या कोई डीमन। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है। उसे अब समझ आ चुका होता है कि जिस सर्पेंट डीमन से वो भिड़ा है वो कोई नॉर्मल मॉब नहीं है। आज का दिन उसके लिए बिल्कुल खराब जा रहा है, लेकिन स्नेकी उसे इतनी आसानी से भागने देने वाला नहीं है। वह ड्रैगन स्केल डाउनपोर का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को अपनी असली फॉर्म दिखाने के लिए मजबूर कर देता है। अटैक सीधा उस पर लगता है, लेकिन वह आदमी उसे समहाउ विथस्टैंड कर लेता है। ये देखकर स्नेकी भी थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, इसलिए वह तुरंत अपना फॉर्मेशन स्पिरिट इस्तेमाल करता है और उस आदमी को जोर से स्टोन वॉल के खिलाफ पटक देता है। लेकिन सरप्राइज अभी बाकी है। वह आदमी बिना किसी परेशानी के अपनी स्किन मास्क ही उतार कर फेंक देता है और वहां से फिसल कर निकल जाता है। जब स्नेकी उसका असली चेहरा देखता है तो उसे समझ आता है कि वह एक डिमोनिक कल्टीवेटर से लड़ रहा है। और ऑनेस्टली बंदा असल में इतना हैंडसम निकलता है कि फीमेल ऑडियंस की रिटेंशन तो अब अपने आप बढ़ने वाली है। लेकिन जोक्स असाइड, स्नेकी अब सीरियस होकर पूछता है कि इतने सारे इनोसेंट लोगों को उसने डिवार किया होगा, तभी तो यहाँ इंसानी हड्डियों का इतना बड़ा माउंटेन बना हुआ है। लेकिन उस आदमी को उन लोगों की लाइव्स की जरा भी परवाह नहीं होती। वह अपना नाम ली यांग बताता है और रिवील करता है कि वो लिविंग लोगों की ट्रू ची और मरे हुए लोगों की बेलफुल ची दोनों को डिवार करता है। जब ली यांग देखता है कि स्नेकी ने अचानक अपने सारे ट्रेजर्स वापस रख दिए हैं तो वह स्मर्क करता है। उसे लगता है कि स्नेकी आखिरकार डर गया है, लेकिन भाई वो तो बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहा था। स्नेकी के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। उसने आज तक किसी डिमोनिक कल्टीवेटर को पपेट नहीं बनाया था और अब उसे लग रहा है कि ली यांग उसकी कलेक्शन में एकदम परफेक्ट एडिशन रहेगा। स्नेकी अपनी असली ची पूरी तरह अनलीश कर देता है।
ली यांग इसे देखकर बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि स्नेकी की फाउंडेशन परफेक्ट फाउंडेशन है। दूसरी तरफ स्नेकी इस नए और शाइनी अपॉर्चुनिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। वह दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार सोल थ्रेड्स का इस्तेमाल करता है। ली यांग उन्हें देखते ही पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि स्नेकी को हेवनली पपेट सेक्ट की सीक्रेट आर्ट आखिर आती कैसे है। ली यांग तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भागना बेकार साबित होता है। स्नेकी के सोल थ्रेड्स उसे पूरी तरह पकड़ चुके होते हैं। आखिरकार जब स्नेकी अपने नए प्राइज को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो वह बिल्कुल कैजुअली कहता है कि ज्यादा स्ट्रगल मत करो, वरना और ज्यादा दर्द होगा। ली यांग इस बात पर स्नेकी का मजाक उड़ाता है कि वो सच में उसे पपेट बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे बताता है कि उसकी बेलफुल ची सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगले ही पल ली यांग एक बहुत बड़ा बेलफुल ची बैरियर खड़ा कर देता है। बैरियर कुछ समय के लिए स्नेकी की ची को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्नेकी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही क्यूरियोसिटी है, आखिर ज्यादा पावरफुल क्या है, ली यांग की बेलफुल ची या उसकी अपनी परफेक्ट ट्रू ची। स्नेकी अपनी ची को और ज्यादा पुश करता है और ली यांग के बेलफुल ची बैरियर को जबरदस्ती पीछे धकेल देता है। ली यांग पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि ये मुकाबला कितना अनफेयर है। भाई, ये तो गलती से सीधे रैंक लॉबी में आ गया था और सामने वाला बंदा फुल मैक्स लेवल निकला। तभी ली यांग को महसूस होता है कि उसका दिमाग जैसे अंदर से टूटने लगा है। स्नेकी के ची थ्रेड सीधे उसके ब्रेन में घुस जाते हैं और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। वह किसी से हेल्प मांगता है, लेकिन स्नेकी उसे देखकर बस मजाक उड़ाता है। वह बेसिकली कहता है कि जब तुमने खुद मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी, तभी ये सब अपने सिर पर ले चुके थे। इसके साथ ही पपेट रिफाइनमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी स्नेकी को केव के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद ली यांग के लोग यहाँ पहुंच गए हैं, इसलिए स्नेकी तुरंत दूर से देखने लगता है कि आगे क्या होता है। उसका पपेट तो पहले ही तैयार है, इसलिए स्नेकी सोचता है कि अब बाकी काम ली यांग ही संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग एक पैलेंक्विन लेकर केव के अंदर आते हैं। उनके आगे एक महिला फ्लूट बजाते हुए चल रही होती है। स्नेकी जल्दी से सिचुएशन को समझता है और उसे एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जो पहले ली यांग के लिए कॉफिन कैरियर लेकर आए थे। स्नेकी को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर पैलेंक्विन के अंदर है क्या, इसलिए वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अंदर देखने की कोशिश करता है और जो वो देखता है वो काफी डार्क होता है। अंदर कोई सामान नहीं बल्कि जिंदा लोग होते हैं। लगता है कि ये लोग वॉर से डिस्प्लेस्ड कल्टीवेटर्स और आम कॉमनर्स हैं, जिन्हें ली यांग के पास सिर्फ उसे कंज्यूम करने के लिए लाया जा रहा है। स्नेकी उन लोगों को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उनमें सबसे स्ट्रांग वही फ्लूट बजाने वाली महिला है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन सिर्फ लेट स्पिरिट स्टेज पर है, इसलिए स्नेकी के लिए वो कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। उसकी फ्लूट से एक अजीब रेजोनेंस जरूर निकल रही होती है, कुछ ऐसा जैसे सेल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स वाली टेक्निक हो। शायद ये किसी तरह का इल्यूजन है, लेकिन ऑनेस्टली ली यांग की इल्यूजन टेक्निक्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही वे लोग केव के अंदर आते हैं, फ्लूट बजाने वाली महिला पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। पूरा पीच ब्लॉसम पैराडाइज अचानक गायब हो चुका होता है। वह वहीं खड़ी होकर सोचने लगती है कि कहीं ली यांग आज इल्यूजन लगाना ही भूल तो नहीं गया। उस लड़की का नाम लान टाओ होता है। वह जल्दी से ली यांग के पास जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचती है, ली यांग अचानक अजीब तरीके से ट्विच करने लगता है। बिल्कुल किसी खराब एनिमेट्रॉनिक या टूटे हुए पपेट की तरह उसका शरीर झटके खाने लगता है। स्नेकी एक पल के लिए बुरी तरह पैनिक कर जाता है। उसे डर लगता है कि लानताओ को कुछ गड़बड़ दिखाई न दे जाए, इसीलिए वो तुरंत सोल कनेक्शन को कंट्रोल करके ठीक करने लगता है। आखिरकार कनेक्शन स्टेबल हो जाता है और ली यांग आराम से एक्टिंग करते हुए लानताओ को समझाता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वह कहता है कि उसने खुद ही पीच ब्लॉसम पैराडाइज का इल्यूजन डिस्पेल कर दिया है। लानताओ कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या वह इस जगह से नाराज है, लेकिन ली यांग बात को टाल देता है और कहता है कि अब लो ग्रेड ट्रू की और बेलफुल की उसके किसी काम के नहीं है। फिर वह उसे ऑर्डर देता है कि जिन कैप्चर्ड लोगों को लाया गया है उन सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अभी अभी एक नए रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये सुनकर लानताओ पूरी तरह स्टंट रह जाती है। फिर ली यांग अपना मैक्सिमम रिज एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि पहले अपने बाकी काम खत्म कर ले और बाद में उसके पास आए। वो प्रॉमिस करता है कि उसे कुछ बेहद हाई लेवल इल्यूजन टेक्निक सिखाएगा। लानताओ ये सुनकर काफी खुश और फ्लैटर्ड हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि स्नेकी पहले ही उसे भी पपेट बनाने का प्लान बना चुका है। आखिरकार ऐसा करने से आगे का काम काफी आसान हो जाएगा। बाकी लोगों की बात करें तो स्नेकी उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लो लेवल फॉडर का उसके लिए कोई खास यूज नहीं है। कुछ समय बाद जब लानताओ वापस आती है, ली यांग उसे आराम करने और उसकी पावर का रेजिस्टेंस न करने के लिए कहता है, ताकि वह उसे एक स्पेशल इल्यूजन ट्रांसमिशन दे सके। लेकिन लानताओ को बिल्कुल नहीं पता होता कि यह पूरा सेटअप एक ट्रैप है। जैसे ही वो रिलैक्स करती है, स्नेकी तुरंत अपने सोल थ्रेड्स एक्टिवेट कर देता है और बस अब हमारे क्यूट लिटिल स्नेक के पास 2 नए पपेट्स होते हैं। ऊपर से ली यांग की इल्यूजन स्किल्स भी अब स्नेकी के पास हैं। इसका मतलब फ्यूचर में और पपेट्स बनाना उसके लिए काफी आसान होने वाला है। स्नेकी मन ही मन सोचता है कि यहाँ तक पहुँचना शायद एक
डिजास्टर नहीं बल्कि डिस्गाइज में मिली हुई ब्लेसिंग थी। इसके बाद स्नेकी अपने नए पपेट्स की स्टोरेज आइटम्स चेक करने लगता है। उसे एक रिफाइनिंग फर्नेस और कुछ बुक्स मिलती हैं, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स एक भी नहीं मिलती। स्नेकी को समझ आता है कि उसके नए टॉयज सिर्फ रोग कल्टीवेटर्स नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो लिटरली ब्रोक हैं। मतलब भाई जेब में हवा तक नहीं है। हालांकि उसे एक अच्छा मैसेज जेड स्लिप जरूर मिल जाता है। इसे देखकर स्नेकी सोचने लगता है कि आखिर ये लोग किससे कांटेक्ट करने वाले थे। बाकी लूट को देखते हुए रिफाइनिंग फर्नेस और कल्टीवेशन मैनुअल्स भी काफी डिसेंट लगते हैं। अब स्नेकी सोचने लगता है कि शायद वो खुद भी वेपन्स और दूसरे गियर फोर्ज करना सीख सकता है। ऊपर से उसे माइनर शिफ्ट टैलिस्मन की रेसिपी भी मिल जाती है। अगर वो खुद ये टैलिस्मन्स बनाना सीख जाए तो आगे सर्वाइवल काफी आसान हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ती है, एक मून बेयरिंग टावर। टावर पर जगह जगह बड़े इंपैक्ट मार्क्स बने हुए हैं। देखकर लगता है कि इसे किसी बेहद ताकतवर इंसान ने जोरदार अटैक से डैमेज किया था। स्नेकी तुरंत समझ जाता है कि ये एक सॉलिड डिफेंसिव स्पिरिट ट्रेजर है, लेकिन अभी इसकी हालत काफी खराब है। फिर भी इसके आसपास बची हुई ऑरा से वह पहचान लेता है कि ये पहले एक मिड ग्रेड ट्रेजर हुआ करता था। स्नेकी सारी बातें जोड़ता है और समझता है कि ली यांग शायद इस डैमेज टावर को रिपेयर करने की प्रैक्टिस कर रहा था। अब स्नेकी सोचता है कि जब वो पहले से ही यहाँ है तो क्यों ना वही काम खुद भी ट्राई किया जाए। रिपेयर के लिए उसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं। लकीली उसके पास पहले से एक एंशिएंट डीमन कोर है, जिसे उसने कुछ समय पहले हेवनली ड्रैगन कसिनो में एक्टिवेट किया था। इसीलिए वह सोचता है कि सबसे पहले इसी डीमन कोर को रिफाइन कर लेता है। स्नेकी मैनुअल्स को जल्दी जल्दी पढ़ने लगता है। हालत ऐसी है जैसे माइनक्राफ्ट की क्राफ्टिंग विकी खोलकर कोई स्पीड रन करने बैठ गया हो। उसे पता चलता है कि शुरुआत करने के लिए बस अपनी ची को फर्नेस में इन्फ्यूज करना है। वह फर्नेस को गर्म करता है और फिर लगातार अपनी ट्रू ची उसमें डालने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद स्नेकी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इतनी हीट में तो कोई भी नॉर्मल ट्रेजर अब तक पिघल जाना चाहिए था, लेकिन डीमन कोर पर जरा भी असर नहीं हो रहा होता। वह बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहता है, 1% भी मेल्ट नहीं होता। लेकिन स्नेकी भी स्नेकी है, वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह और ज्यादा ची फर्नेस में डालना शुरू कर देता है और टेम्परेचर को लगातार बढ़ाता जाता है। पूरे 3 घंटे निकल जाते हैं। अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए स्नेकी करीब 5 पिल्स तक खा चुका होता है, लेकिन डीमन कोर अभी भी मेल्ट होने का नाम नहीं लेता। फिर भी स्नेकी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फर्नेस का बाहर वाला हिस्सा अब इतनी ज्यादा गर्मी पकड़ चुका है कि उसे देखकर ही डर लगे, लेकिन अंदर डीमन कोर अभी भी बिल्कुल अनचेंज्ड पड़ा है। तभी अचानक फर्नेस में क्रैक्स आने लगते हैं। स्नेकी उसी पल समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही सेकंड पूरा रिफाइनिंग फर्नेस जोरदार आवाज के साथ टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है।